पुट कर लें सिस्टम पूरा, ठीक है? तो अब इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। मैम पैरासिम्पैथेटिक में बीपी हाई होगा तो जो पैरासिम्पैथेटिक होगा वो नॉर्मल करेगा या फिर कम करेगा बीपी लो? नहीं, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल करेगा। आपकी बॉडी में ये चीज़ बहुत अच्छे से है कि वो अपने आप को हील अप करना बहुत अच्छे से जानती है और हील अप करने में हमेशा वो बैलेंस करती है। तो जैसे बीपी हमारा हाई हो गया, तो वो लो तो करेगा, लेकिन वहीं तक करेगा जहाँ तक उसकी नॉर्मल पोजीशन है या नॉर्मल पॉइंट है ना? जैसे लगभग 60 जो है वो नॉर्मल माना जाता है, तो वो 60 से नीचे नहीं ले जाएगा, वहीं तक लेके जाएगा। तो लो करने की प्रोसेस तो कर रहा है क्योंकि आपकी 100 हो गया था मान लीजिए या 90 हो गया था, तो वो लो करने की प्रोसेस तो वही कर रहा है, बट वो एक लिमिट उसकी जो सर्टेन लिमिट है, वहां तक ले जाके और फिर रुक जाएगा। मैम सेंसरी नर्व को मतलब सेंसेशन या टच से समझ सकते हैं, तो मोटर जो नर्व है उसको एक इजी वे पे क्या एक्चुअली मोटर नर्व? देखिए 2 ही टाइप की नर्व हैं। जी तो यदि आप सेंसरी को समझ रहे हैं कि वो ऑर्गन से सीएनएस तक मैसेज लेके जा रही है, तो दूसरी उसके अपोजिट ही होगी। तो अगर एक का आपके सामने क्लियर है, तो आई थिंक दूसरा अपने आप क्लियर हो जाता है। अगर बहुत सारे नंबर्स होते, तो मे बी पॉसिबल आपको कंफ्यूजन होता या दिक्कत होती। तो मैम अगर सेंसरी जो नर्व है, वो ऑर्गन से सीएनएस तक मैसेज लेके जा रही है, तो 100% मोटर जो है वो सीएनएस से उस ऑर्गन तक या टारगेट जो भी मसल्स है वहां तक मैसेज को कन्वे करेगी। मैम एक क्वेश्चन है कि जैसे इसमें क्वेश्चन जैसे नर्वस सिस्टम इतना बड़ा है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे? सेंट्रल नर्वस देखिए सिस्टम की इसकी पेरिफेरल नर्वस क्वेश्चन, सिस्टम? हाँ इसके क्वेश्चन बहुत सारी तरह से बन सकते हैं। जैसे अगर एक आ सकता है कि भाई सिंपली ब्रेन को डिफाइन करें, है ना? अगर इसमें इसमें भी कई, अगर मान लीजिए शॉर्ट टाइप में आता तो हो सकता है कि आ जाए ब्रेन के फंक्शंस आप लिखें या ब्रेन का स्ट्रक्चर लिखें, है ना? और फिर सेकंड इसमें और भी कैसे हो सकते हैं कि स्पाइन कार्ड का करें। अगर ये लॉन्ग टाइप में आता है तो ये आ सकता है कि सीएनएस को डिस्क्राइब करें। तो क्वेश्चन इसके जैसे सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, या सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिस्क्राइब करें, या आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को साम्य अवस्था में कैसे बना के रखता है, डिस्क्राइब करें। तो शब्द चेंजेस हो सकते हैं, या सिर्फ आ सकता है कि एक शॉर्ट रिव्यू पूरे नर्वस सिस्टम का दें कि उसके क्या पार्ट्स हैं। तो उसमें अगर आप फ्लो चार्ट बना के लिख देते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है कि जो चेक कर रहा है, फिर अंदर आपने क्या लिखा या नहीं लिखा उसको ये क्लियर हो जाता है कि आपने फ्लो चार्ट परफेक्ट बनाया है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है? तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं और ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। मैडम जैसे आपने बोला कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट को कंट्रोल करता है, दिस इज ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन ही हुए, तो क्या ये इमोशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं क्या? मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हैप्पी हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, हमने कोई अच्छी चीज देखी और हम खुश हुए तो हमारा डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन ये रिलीज होते हैं हैप्पी हार्मोन, तो ये क्या सिम्प्टोमेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कवर कर रहा है? देखिए ये कवर तो ये सिस्टम ही करते हैं, क्योंकि जैसे हार्मोन्स का सीक्रेशन होना हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, हम उसके लिए सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, जी है ना? बट उसका सीक्रेशन तो ऑटोनॉमिक के ही अंडर में आएगा। तो यदि किसी भी हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ रहा है, मतलब वो सोमेटिक सिस्टमैटिक कर रहा है, सॉरी जी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है, और अगर वो हार्मोन सीक्रेशन कम हो रहा है तो वो पैरास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है। तो यहाँ कम होने से हम या ये ना सोचे कि कम हो रहा मतलब जीरो तक, मतलब हमारी बॉडी के लिए जो लेवल है, क्योंकि ये दोनों सम स्थिति में लाते हैं हमारी बॉडी को। तो किसी भी चीज को कम करना मतलब वो वहीं तक लाके रुकेगा जो नंबर हमारी बॉडी के लिए ठीक है या जो क्वांटिटी ठीक है।
यानी बैलेंस करेंगे, कम करने के बाद वो बैलेंसिंग पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। तो अगर इस सेंस में हम देखें, तो अगर मान लीजिए हम कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने किसी व्यक्ति ने, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो लगातार आपको बुरा भला बोल रहा है और ऑब्वियसली आपने उसको बहुत सपोर्ट की थी, ठीक है। अब ये सिचुएशन तो क्रिएट हो गई कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, बट ये आपके ऊपर है कि आप एक्टिवेट हो या ना हो। क्योंकि इसी में आप दूसरे सिचुएशन को देखिए कि यदि एक मान लीजिए पागल व्यक्ति है और वो भी आपको बुरा भला बोल रहा है, तो बाहरी सिचुएशन दोनों में सेम है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एकदम एक्टिव हो जाएगा, सेकंड में नहीं होगा। आप बोलेंगे जाने दो, उसको समझ नहीं आता, छोड़ो, है ना। सो जो सिचुएशंस होती हैं वो ट्रिगर पॉइंट देती हैं आपके ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को, बट उसको कितना एक्टिवेट करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये इमोशन पे चल रहा है ये पूरा सिस्टम। तो उस इमोशन को मैनेज करना आपके अंडर में है। जब आप ये समझ जाएंगे कि यदि हम किसी के प्रति जलन की भावना रखते हैं, किसी से हम ईर्ष्या करते हैं, कोई नेगेटिविटी रखते हैं, तो उसकी बॉडी को कम डैमेज होता है, हमारी बॉडी ज्यादा डैमेज होती है। बिकॉज वो तो कोई ऐसा नेगेटिव थॉट रखा नहीं है ना, तो वो तो फ्री है उससे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारे अंदर वो नेगेटिविटी नेगेटिव केमिकल्स को क्रिएट करेगी और हमारी बॉडी डैमेज होगी। और जिस दिन आपने ये बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, तो उस दिन आप इन भावों से बचने लगेंगे। और फिर आप बिल्कुल कैसे देखेंगे कि जैसे मान लीजिए घर में एक बुजुर्ग है, वो बेड पर है और वो बहुत इरिटेट हो रहा है अपनी बीमारी से, तो वो कितना भी इरिटेट होता ना, आप हंसते हुए उसका काम कर देते हैं कि या नहीं बीमार है, हम उससे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। वही जब मानसिक बीमारी में भी हो जाएगा। क्रोध करना क्या है, एक मानसिक बीमारी है ना। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्षमा सागर महाराज जी का आप लोग के सामने भी कई बार दिया है कि वो इस तरह से कंट्रोल होना चाहिए कि आपका एक दोस्त या पड़ोसी बहुत मन में आया कि आज तो मैं लड़ लूंगा, बहुत गुस्से में आया, और जब आपने दरवाजा खोला तो बिल्कुल गुस्से में तमतमाया हुआ सर, और आप बोले आओ भैया बैठो तो पहले, चलो पानी पी लो एक गिलास, अब बोलो। और वो जब लड़ना शुरू करे पहला सेंट, तो आप बोले भैया रुक जाओ, आज ना मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूं लड़ने के, आप कल आना, मैं भी मूड में रहूंगा, अपन जम से लड़ाई करेंगे। तो ये होता है हमारा मानसिक कंट्रोल। क्योंकि क्रोध, ईर्ष्या ये भी एक तरह के रोग हैं। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि जो शारीरिक रोग में जब असक्त होता है व्यक्ति, तो उसकी किसी भी चीज को हम दिल पे नहीं लेते हैं, अनसुना या अनदेखा कर देते हैं। वैसे ही मानसिक है, ठीक है, वो व्यक्ति पूरा स्वस्थ है लेकिन वो बीमार है। अगर वो हर चीज को नेगेटिविटी में देख रहा है तो वो बीमार है, हम उसको छोड़ें। अगर वो क्रोध कर रहा है तो हम छोड़ें। तो जब तक आप लेंगे नहीं तब तक आप इफेक्टेड नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही कि मैं आपको कुछ एक 100 का जो नोट है वो आपको मैं बार बार दूं, आप ले लीजिए ले लीजिए, लेकिन जब तक आप हाथ बढ़ा के उसको लेंगे नहीं तब तक वो लिया नहीं कहलाएगा, है ना। सो ये चीजें भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो ये जो सिस्टम है ये ऑटोनॉमिक तो है, लेकिन वो जिनसे ट्रिगर होते हैं वो इमोशन आपके कंट्रोल में है, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उन जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उस समय जो इमोशन जनरेट हुए उनको आप कैसे मैनेज करते हैं। और उस मैनेज पर ही डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम कितने एक्टिवेट होंगे या नहीं होंगे, या किस परसेंट तक होंगे। और I मैनेज think- के लिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन यहीं से स्टार्ट होता है। देखिए भैया, मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है, प्लस ये समझ भी बहुत जरूरी है। जैसे अभी अच्छा। ये चीजें मैंने बताई कि ये समझ जब आप में डेवलप हो जाएगी ना, तो आप कितने भी क्रोध में कोई व्यक्ति आएगा तो आप बोलेगा जाने दो, रहने दो, अभी क्रोध में है, अपन कल बात करेंगे। लेकिन अगर ये होगी कब, जब आपका कॉन्शियस लेवल हाई होगा। जब तक आप अपने कॉन्शियस लेवल को लगभग 250 से ऊपर नहीं उठा देंगे तब तक आप नेगेटिविटी की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि हम बाय बायस नेगेटिव हैं।
तो हम हर चीज को उसी में खींचते हैं। तो हमको अपने कॉन्शियस लेवल को हाई करना पड़ेगा, व्यूज चेंज करने पड़ेंगे। मैम एक क्वेश्चन मेरा था, मैम जैसे आपने ब्रेन में जो आउटर 3 लेयर्स बताई थी, एक ड्यूरा मैटर, एक आर्कनॉइड और एक पाया मैटर आई सपोज, तो मैम जो आपने बताया था मेनिंजेस जो होता है, फ्लूइड जो होता है, वो इन तीनों के बीच में होता है या इन बिटवीन आर्कनॉइड जो अंदर बीच वाली लेयर है? बीच वाली जो लेयर होती है उसके अंदर होता है और जिसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इस तो मैम जो ये हाँ मैम वो ठीक है मैम, और वो तीनों के बीच में भी कुछ मतलब कनेक्टिविटी मतलब कैसे ऐसे ही जुड़ी होती है? लुब्रिकेशन तो रहेगा ही, क्योंकि विदाउट लुब्रिकेशन वो ब्रेन एक दूसरे से चिपक जाएंगी और उसका यूज जो वहां पर है वो खत्म हो जाएगा। तो लुब्रिकेशन तो हर जगह रहता है कि जैसे अगर हमारे मुंह में लुब्रिकेशन नहीं रहे तो हम ना खाना खा पाए ना निगल पाए, है ना। तो लुब्रिकेशन हमारी पूरी बॉडी में है। तो मैम वो लुब्रिकेशन क्या होता है, मतलब उसका क्या नाम रहता है? होता है, वो म्यूकस ही होता है, म्यूकस ही रहता है। हाँ, अच्छा मैम एक थोड़ा सा, पता नहीं ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए था या नहीं, जैसे शेर आया, आपने एग्जांपल दिया और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चलिए हमारा एक्टिवेट हो गया, सिंपैथेटिक हो गया, तो उसमें जैसे अभी भरत भैया ने पूछा कि हैप्पी हार्मोन, तो हैप्पी हार्मोन थोड़ी आएंगे उसमें, हम खुश थोड़ी होंगे। और एक मैम आपने वो एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया था, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उस वक्त तो लूज हो जाता है ना सबका। ये दो चीजें देखिए कर दीजिए। ये दो चीजें होती हैं, है ना। जैसे हमने बोला ना कि ये जो मसल्स मूवमेंट है ना, ये भी आप बिल्कुल एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं रख सकते कि इसके साथ ऐसा ही होगा। सेम सिचुएशन में हो सकता कुछ के स्फिनेक्टर मसल्स लूज हो जाएं, बट कुछ के टाइट हो जाएं। तो इसको हम एक स्टैंडर्ड लेके नहीं चल सकते हैं, है ना। और जो भी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है तो वो दोनों कंडीशन में होता है। बहुत खुश हो आप तब भी आप देखिए, और बहुत दुखी हो तब भी देखिए, या बहुत भय में हो या बहुत क्रोध में हो, तो हमारे आसपास जितने भी इमोशंस होते हैं ये किसी ना किसी तरह से हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इफेक्टेड करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उसके अपने इमोशन पर कितना कंट्रोल है, वो व्यक्ति अपने, वो बॉडी अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर रही है, उसी इंटेंसिटी से जो उसका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है वो काम करेगा। अच्छा मतलब हार्मोन कौन से सीक्रेट करने हैं कौन से नहीं, ये अपने आप काम होता रहता है। ऑब्वियसली शेर को देख के खुशी तो नहीं होगी हमें। बिल्कुल। डर होगा तो डर में भी क्या होगा, आपका मुंह एकदम ऐसा लगेगा सूख रहा है, आप आंखें एकदम अलर्ट मोड में आ जाएंगे, आंखें फैला के उसको देखेंगे कि उसका कोई भी चेंज होता है, थोड़ा भी वो एक्शन करता है तो हम अवेयर हो जाएं। तो और ये भी हर परिस्थिति में अलग होंगी। मान लीजिए आप किसी से लड़ रहे हैं तब भी तो क्रोध आ रहा है, लेकिन तब क्या होगा, हो सकता है आपकी मुट्ठी बन जाए, आपके अंदर आपके जो ये फैलने की बजाय आपके आईब्रो और ऐसा फोरहेड ऐसा श्रिंक हो जाए। तो ये डिपेंड करता है आपके इमोशंस पर। ये तो हमने जस्ट एक दो एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, थैंक यू। आरती जी। मेरा एक तो आंसर मिल गया मुझे, और दूसरा मेरा क्वेश्चन कि लाइक जो पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक है, तो जो हमारे जो साधु महात्मा या माता जी लोग होते हैं, समाधि लेते हैं या इनके पर उपसर्ग आता है, तो इनका कौन सा मोड होता है जो ये उस चीज को बड़े इजीली गो थ्रू कर देते हैं? देखो इनको ना अपने इमोशन मैनेजमेंट करना बहुत अच्छी तरह से आ जाता है, ठीक है। और जब वो अपने इमोशन को मैनेज करते हैं तो उनका ये सिंपैथेटिक बैलेंस मोड में ही रहता है, चाहे वो सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक। तो जब ये बैलेंस मोड में रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति आपको मान लो कुछ मिस लैंग्वेज यूज कर रहा है आपके साथ, ठीक है, तो आपको लगता है कि उसने बोला तो मुझे लग गया या मैं वैसा हो गया, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, पर्टिकुलर आपके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, तो उसके रिएक्शंस उसमें क्रिएट होंगे, क्योंकि वो जो इमोशंस आ रहे हैं उसके पास दूसरा भेज रहा है, वो कैच कर रहा है उसके सिग्नल को।
तो उसमें वो चेंजेस आ रहे हैं। अब हम उन सिग्नल को कैच ही नहीं करें, हम तो ये बोलें कि ये तो व्यक्ति ही ऐसा है और इसका बाय नेचर ही ऐसा है, जाने दो। तो हमारी बॉडी में चेंजेस होंगे क्या? नहीं होंगे। तो जब भी, क्योंकि मैंने बोला ना ये सब चीजें आपके कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करती हैं। तो अगर हम साधु महात्मा या हमसे जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा में थोड़े ऊपर हैं, तो उनकी कॉन्शियसनेस तो बहुत हाई हो चुकी है ना, तो उनको ये मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। और जहां भी मैनेजमेंट आ जाता है तो वो कंट्रोल फिर आपके हाथ में हो जाता है। 12:26 हो गए हैं, तो आई थिंक बाकी के क्वेश्चन नोट कर लें। कल अपन सिर्फ क्वेश्चन आंसर रखेंगे सभी के, है ना, क्योंकि ये सिस्टम पूरा खत्म हो गया है। तो जो भी डिस्कशन करना है कुछ बीमारियों का, तो वो भी हम एक डिस्कशन वे में ही लेंगे, बीमारियां और क्वेश्चन आंसर, है ना। मैम हमारा क्या होगा? आपका क्या होगा? आप हमारे मैम साथ। थेरापेटिकली और हाँ, डिजीजेस वही उसको मैं बोल रही थोड़ा हूँ सा ना, कल एक्सप्लेन करके बताइए ना, आप अपने आप जैसे स्लाइड्स बनाते देखिए, हैं। अगर ये जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हम देखें ना, तो ये शायद आपके इसमें नहीं है, आपके इसमें ये जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में है, हाँ मैम, तो वो, साइकोसोमेटिक। हाँ, तो वो मुझे अलग से ही लेना पड़ेगा, वो इससे कोरिलेट करके हम नहीं ले सकते हैं। तो कल हम इससे रिलेटेड ही बीमारियों की बात कर लेंगे, लेकिन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, तो वो हम अलग से ही लेंगे और पूरा मतलब कम से कम 2 पीरियड उसमें लगेंगे आप समझने में। तो वो जब फर्स्ट यूनिट आपकी मैं शुरू करूंगी ना, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट है आपकी। आज फर्स्ट ईयर का ये वाला पेपर का कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो गया तो मैं थोड़ा चेंज कर लूंगी, इन लोग के 2 दिन आपके 3 दिन ऐसा चेंज कर देंगे, है ना। ठीक तो है फिर मैम। आपकी फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, ज्वाइन सभी कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज लेने में कोई भी बुराई नहीं है किसी को भी। बस ये ध्यान रखें कि आपके पास सिलेबस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वही पढ़ना है जो सिलेबस में है, ठीक है मैम। ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल, सेम लिंक पर मिलेंगे, सेम। और टाइम अगर थोड़ा सा आप लोग 11:25 कर सकें तो ठीक होगा, 5 मिनट और हमें मिल जाएंगे, तो देख लीजिएगा। मैं 11:25 पे मीटिंग ओपन कर दूंगी, है ना। ठीक है मैम, करिए। सभी को जय जिनेन्द्र। थैंक यू मैम, जय जय जिनेन्द्र। मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम, सभी को जय जिनेन्द्र।